हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम अगले अध्याय को पढ़ते हैं। चैप्टर 6, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो इसमें जो है पहले एक रूपरेखा के तौर पर जो स्टोरी दिया हुआ कि चुनाव का दिन था। शंकर उठा देखा कि सब लोग उसके नाना नानी जो थे वोट डालने जाते थे। उसमें जो है तो वो चुनाव केंद्र पे सबसे पहले पहुंचना चाहता तो वो जानना चाहता आखिर इतने उत्साहित क्यों हैं। तो नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की, कहा कि आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। ठीक है, तब देखते हैं कि कुछ लोग शासन कैसे बने। तो इससे लगभग 50 वर्ष से हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारे शासक हैं वो उसका चुनाव के मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसके पहले लोग कैसे शासन मानते थे। तो हमने अध्याय 5 में पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोग के द्वारा चुने जाते थे। तो परंतु 3000 वर्ष पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ और भी परिवर्तन था। ठीक है, अलग तरीके से बनते थे। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। ठीक है, तो उसमें जो है एक जो राजाभिषेक के तौर पे जो एक यज्ञ किया था राजाओं द्वारा, तो वो था अश्वमेध यज्ञ। तो ये यज्ञ ऐसा होता था कि उसका जो है एक घोड़े को राजा के लोगों के द्वारा देख रेख में उसको छोड़ दिया जाता था। तो अगर जो दूसरे किसी राजा ने अश्वमेध यज्ञ वाले घोड़े को जीता तो रोका, तो उसे युद्ध करना पड़ता था। अगर जो वह जाने देता था तो वह उसके राज्य के संरक्षण में उसको लेना पड़ता था। मतलब उसके उससे सहमति थे कि हाँ आप हमारे यहाँ शासन कर सकते थे हैं। इसके बाद राजाओं को आमंत्रित किया जाता था। यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा ही संपन्न कराया जाता था। ठीक है, और उन्हें उपहार देके सम्मानित किया जाता था। और अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत ही उसे शक्तिशाली माना जाता था। ठीक है, यज्ञ में आमंत्रित सभी राजाओं के लिए उपहार लाते थे और उसमें जो है मुख्य आयोजकों में जो मुख्य स्थान होता राजा का, उसे राज सिंहासन पर या बाघ के खाल पर विशेष आसन देकर उस पर बैठाया जाता था। ठीक है, और जो युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा को गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानियां तथा पुत्रों को भी कई छोटे अनुष्ठान करने पड़ते थे, जो भी रीति रिवाज थी। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठ कर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना पड़ता है। ठीक है, और राजा के जो ऊपर जो है पुरोहित क्या करते, जल छिड़क कर उनके पवित्र करते थे और कई अनुष्ठान करवाते थे। विश्व अथवा वैश्य जन समान लोग बाहर लेते थे और शूद्र को भी किसी अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता। अब देखते हैं वर्ड। तो उत्तर भारत में खासकर जो है गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ठीक है, ऋग्वेद के बाद रचे जाने वाले के कारण इसको वैदिक ग्रंथ कहा गया। क्या 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 वैदिक ग्रंथ कहा गया। और इसके बाद इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और ग्रंथों को शामिल किया गया। ठीक है, कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद और साम और अर्थवेद को शामिल किया गया। पुरोहितों के द्वारा रचित इन ग्रंथों को विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और संपादन की विधियाँ बताई गई है और इसमें सामाजिक नियमों को बताया गया। तो जो भी और भी जो धार्मिक ग्रंथ हुए हैं, उत्तर वैदिक जो ग्रंथ है उसमें जो है जो भी अनुष्ठान होते थे वो सब उसकी विधियाँ बताई गई और सामाजिक नियमों को बताया गया। तो उस समय समाज में कई समूह के लोग थे। तो कुछ लोग मतलब योद्धा थे, कोई कृषक था, कोई श्रमिक था, मतलब बहुत सारे ऐसे थे। तो फिर क्या हुआ कि जो पुरोहित योद्धा थे, कृषक थे, वे अन्य व्यापारी जो धनी थे उन लोग को धनवान माना गया। और जो कुछ पशुपालक थे, शिल्पकार थे, श्रमिक थे, मछली पकड़ने वाले थे और सब जो थे उनको निर्धन माना गया। तो पुरोहितों ने वर्ड को 4 भागों में विभाजित किए। जैसे वर्ड कहते हैं, प्रत्येक वर्ड अपने अलग अलग कार्य दे रहे थे। पहला ब्राह्मण का था, उसका काम वेदों का अध्ययन करना था, उसके लिए उपहार मिलता था। दूसरा शासकों का था, क्षत्रिय था, उसे युद्ध में काम के लिए रक्षा करना था। तीसरे का स्थान वैश्य थे, इन्हें कृषक, पशुपालक, व्यापारी आते थे। और क्षत्रिय वैश्य दोनों ही एक करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम जो था स्थान वो शूद्र का था। ठीक है, तो अंतिम स्थान किसको था? शूद्र को था। इनको अन्य तीनों वर्णों की सेवा करता था, अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। तो वर्णों का विभाजन कितने उसमें भागों में किया गया है? 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट और फैक्ट है कि यहाँ पे औरतों और शूद्रों को समान माना गया था। दोनों को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट आपका पुरोहितों के अनुसार वर्णों का निर्धारण के जन्म के आधार पर होता था। इसके आधार पर होता था जन्म के आधार पर। मतलब उदाहरण के तौर पे आप ब्राह्मण के हैं
तो आपके माता पिता संतान भी ब्राह्मण ही होगा। कुछ बाद क्या हुआ, लोगों को अछूत माना गया। अछूत लोगों को, शिल्पकारों को, जो भी शिल्पकार थे, श्रमिक थे, इन लोग को जो है भोजन संग्राहक शामिल थे। तो इन लोग को क्या कहते थे, अब आप अपवित्र समझते थे। जो शवों को दफनाते थे, जलाने का काम करते थे, सबको अब मतलब उनसे अछूत अछूत समझा जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मण द्वारा दी हुई व्यवस्था को ही नहीं स्वीकारा। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित और श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग तो जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। कुछ लोग तो मतलब व्यवसाय के आधार पर उचित व्यवहार नहीं समझते थे। लेकिन जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का सब अधिकार सबका है। कई लोग को छुआछूत की तो आलोचना भी करते थे। ठीक है, तो इसमें जो है सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव बहुत कम था उपमहाद्वीप पूर्वोत्तर क्षेत्र में। नेक्स्ट है आपका जनपद। तो महायज्ञ करने वाले राजा अब जन ना होकर जनपदों का राजा माने जाने लगा। जनपद का शाब्दिक अर्थ है राज्य में बसने वाले की जगह से होता था। तो कुछ महत्वपूर्ण जनपद जो मानचित्र 4 में पेज नंबर 57 में दिए गए हैं, पृष्ठ नंबर। तो पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की बस्तियों की खुदाई की। ठीक है, और जैसे दिल्ली में किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ में हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजखेड़ा इसमें प्रमुख है। खुदाई से पता चलता है कि लोग जो है झोपड़ी में रहते थे और मवेशी और जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, तिल, गन्ना आदि सरसों जैसी फसलें उगाते थे। आप देखते इसमें दिया हुआ है। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इसमें धूसर कुछ लाल रंग के होते थे। ये देखिए, ये है मिट्टी के बर्तन। और कुछ लोग चित्रित धूसर पात्र के रूप में भी जाना जाता था। ठीक, और इन बर्तनों की चित्रकारी आमतौर सरल रेखाओं, ज्यामितीय रेखाओं के रूप में की गई थी। अब महाजनपद क्या होता है देखिए। तो इसमें देखिए करीब 2500 साल वर्ष कुछ जनपद अधिक हो गए तो इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। ठीक है, जन को मिला के जनपद और जनपद को मिला के महाजनपद। तो मानचित्र में 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया। अधिकतर महाजनपद की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई और इसके चारों ओर लकड़ी और ईंट और पत्थर की जुड़ी हुई दीवारें बनाई गई। ऐसा लगता है कि लोग राजाओं के आक्रमण करने से डर से अपनी सुरक्षा के लिए किलाओं का निर्माण किया। और कुछ राजा राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची, प्रभावकारी दीवार अपनी समृद्धि के और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए क्या करते थे। इस तरह किले के अंदर रहने वाले लोग क्षेत्र पर नियंत्रण रहना भी सरल हो जाता था। और इस तरह विशाल दीवार के उनकी योजना थी कि इससे जो है लाखों ईंटों की पत्थरों के इंतजाम करना पड़ता था। हजार जो है स्त्री पुरुष से अपना परिश्रम करते थे। इससे संसाधनों की आवश्यकता होती थी। अब राजा सेना रखने लगे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत के सिक्के पृष्ठमान में दिया गया है के रूप में होता था। इसको हम लोग कर क्या होता था। तो महाजनपद के राजा विशाल किला बनवाते थे, बड़ी सेना रखते थे, इसलिए प्रचुर मात्रा में उनको संसाधन की आवश्यकता होती थी। क्योंकि भाई कोई भी अपने जब रक्षा करता अपने प्रजा का या फिर कुछ भी अपने प्रजा के लिए करता तो उसको भी मतलब आमदनी की आवश्यकता होती है। तो राजा लोग थे तो वो सब इतने काम करते थे अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए, राज्य की रक्षा करने के लिए। तो उन्हें सेना की आवश्यकता पड़ती थी। तो उसके लिए संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए क्या करते, कर्मचारी की आवश्यकता पड़ती थी। अब महाजनपदों में राजा लोगों द्वारा समय समय पर लगे उपहारों पर निर्भर न कर नियमित रूप से कर वसूलने लगता था। तो फसलों पर लगाया कर महत्वपूर्ण थे। अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्राय उपज का 1/6 भाग हिस्सा के रूप में किया जाता था, उसे भाग कहते थे। तो जो फसलों पे कर लगाया जाता था उसको क्या कहा जाता था, भाग कहते थे। ठीक, अब कारीगरों के ऊपर भी लगाए जाते थे जो पारिश्रमिक के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे बुनकर, लोहार, सुनार राजा के लिए एक दिन महीने में काम करना पड़ता था। एक मतलब महीने का काम कर रहा है तो एक दिन राजा का मुफ्त में काम करना पड़ता था। तो पशुपालकों और जानवरों उत्पाद के रूप में देना पड़ता था। ठीक, और व्यापारियों को सामान बेचने पर भी देना पड़ता था। आखिर संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। अब देखते हैं कि कैसे कृषि में उनमें परिवर्तन हुआ धीरे धीरे। तो इस युग में कृषि में बहुत 2 परिवर्तन आए। अब क्या हो गया इसमें 2 परिवर्तन कौन कौन से थे मुख्यतः।
दो परिवर्तन मुख्य रूप से थे, हल और फाल अब लोहे के बनने लगे। ठीक है, उसमें लोहे के मतलब लोहे का प्रयोग होने लगा। हल जो फाल जो थे वो लोहे के। अब कठोर जमीन को लकड़ी की फाल की तुलना लोहे की आसानी से जोता जाता सकता था और इससे उपज बढ़ती गई। दूसरा, लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, क्योंकि खेतों में अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान का पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया। इससे बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे और पैदावार भी होने लगी। इससे कठोर परिश्रम भी लगता था। ये काम ज़्यादातर दास दासी और भूमिहीन खेतर मजदूर ही कम करते थे। ठीक, अब देखते हैं सोच निरीक्षण। का है इसमें मगध। मानचित्र 4 में पृष्ठ नंबर 57 में मगध। लगभग 200 साल वर्ष पूर्व मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद था। तो उस प्राचीन समय में सबसे जो महत्वपूर्ण जनपद था मगध था। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी और यहाँ पे क्या होता था, ये यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़ कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में लाया जाता था। और क्या करते थे, जंगलों से घर, गाड़ियाँ, रथ बनाने की लकड़ी भी मिलती थी और लोहे भी खदानें भी थी। मजदूर औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। मगध में 2 शक्तिशाली शासक थे। ठीक है, तो मगध जो राज्य है आपका, जो प्राचीन राज्यों में सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर कर आया था, तो आपका मगध। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है और दिया है इसमें। जो तुम मगध जब पूछा गया क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है, मगध के शक्तिशाली जो शासक थे तो बिम्बिसार और अजातशत्रु। ठीक है, और दिया है कि यह जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महाजनपद एक महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने अंदर क्षेत्र में उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र तक फैला दिया था। बिहार की राजगिरी कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। तो बिहार की राजगिरी नाम की जगह है, स्थान है, तो मगध की पहली राजधानी यहाँ देखिए राजगिरी पे बनाई गई। ठीक है, और उसके बाद में पाटलिपुत्र को बनाया, जो आजकल पटना कहते हैं। अब देखिए 2300 वर्ष पूर्व की बात है। मेसोडोनिया का राजा सिकंदर। ठीक है, सिकंदर कहाँ का रहने वाला था, तो मेसोडोनिया का राजा था। ठीक है, वो विश्व पर विजय करना चाहता था। कब आया था, 2300 साल पहले की बात है। पूर्ण रूप से सफल न होने के कारण वह मिस्र के पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीता। वो भारतीय महाद्वीप के ब्यास नदी के किनारे पहुँच गया। कौन से नदी के किनारे, ब्यास नदी के किनारे। ठीक है, जब उसने मगध में कूच किया तो सिपाहियों ने इनकार कर दिया, क्योंकि वो भयभीत थे। भारत के शासकों के साथ पैदल रथ हाथियों और संख्या में सेना थी। मतलब हमारी जो भारत की राजा थे उनकी सेनाएं बहुत अधिक थी इसलिए। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद दूसरा राज्य है आपका वज्जी। ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है कि मगध जो है शक्तिशाली राज था, तो उसके नज़दीक ही वज्जी राज था, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। तो वज्र की राजधानी क्या थी, वैशाली। और बिहार में जो है अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी। यहाँ पे गढ़ और संघ कहते थे। शासन व्यवस्था को क्या कहते थे, गढ़ और संघ। ठीक, गढ़ संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, तो प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। तो ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर बातचीत करना, बहस करना, वाद संवाद करना, ये सब जो है उसी के जरिए तय करना होता कि क्या करना है। शत्रुओं को आक्रमण निपटने के लिए वे चर्चाएं करते थे। स्त्री दास कामगार सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो उस समय जो है स्त्री और दास कामगार को सभाओं में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। ठीक है, मतलब वो शामिल नहीं हो सकते थे। उसके बाद में बुद्ध और महावीर, जिनके बारे में लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे, दोनों ही गणराज्य या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ का जीवन बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब देखते हैं गढ़। तो गढ़ का शब्द का प्रयोग कई समूह में रहने वाले हैं, क्या किसको कहते हैं, तो गढ़ जो है शब्द जो है समूह में रहने वाले के लिए प्रयोग होता। कई सदस्यों को समूह में के लिए किया जाता। संघ क्या होता था, संगठन, सभा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए, तो इसमें वज्र का वर्णन दीघ निगाह से लिया गया है। ठीक है, तो वज्र नाम का जो है संघ का वर्णन जो है आपका दीघ निगाह से लिया गया। दीघ निगाह एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। तो जो बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो उसमें बहुत सारा ऑप्शन ऐसे देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और जो है पंचतंत्र, दीघ निगाह। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका दीघ निगाह होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए आप लोग।
और लगभग कब लिखा गया? 2300 वर्ष पूर्व। फिर आता है आपका अजातशत्रु और वज्र। तो अजातशत्रु वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के सलाह पर के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि वे वज्र सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनमें सदस्य उपस्थित होते हैं। तब उन्हें पता चला ऐसा होता है, तो उन्होंने कहा वज्रवासी तब तक उन्नति करते होंगे जब तक वे पूर्ण नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और आदि बातों पर ध्यान देंगे। ठीक है। उसके बाद दिया है वज्र महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, बंधक नहीं बनाएंगे, शहरी गाँव के चैत्यों का रख रखाव करेंगे, विभिन्न मातावलंबियों संतों का सम्मान करेंगे, कोई रोक नहीं लगाएंगे ताकि ये अपना समृद्धशाली राज्य बनता रहेगा। कई अन्य राजा इन संघों को जीतना चाहते, इसके बावजूद लगभग 15 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त ने गढ़ और संघ के विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसका अध्याय हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है लगभग 2500 वर्ष पहले एथेन के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की थी। इसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते थे। तो गणतंत्र जो है शासन व्यवस्था की स्थापना कहाँ की गई? सबसे पहले एथेंस में किया गया। ठीक है। एथेंस क्या है? यूनानी एक जो है राज्य है। तो यहाँ पर व्यवस्था लगभग 200 वर्षों तक चली। यहाँ सबसे पहले 30 वर्ष के ऊपर सभी पुरुषों नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ सभा होती थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिए जाते थे। साल भर काम के लिए 40 बार 40 बार सभाएं बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां और लॉटरियां द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना, नौसेना में अपनी सेवाएं देना अनिवार्य था। औरतों को भी नागरिक का दर्जा नहीं दिया गया था। तो वहाँ भी औरतों को नागरिकता का दर्जा नहीं दिया गया था। जैसे हमारे यहाँ भी होता था कोई भी अनुष्ठान या फिर सभा, तो उसमें औरतों को हिस्सा नहीं लेने दिया जाता था। व्यापारियों और शिल्पकारों के रूप में एथेंस के रहने वाले काम करने वाले बहुत जाति विदेशियों को भी नागरिकता का अधिकार नहीं मिले। एथेंस खेत खानदानों और कार्यशाला में कार्य कर दासों का भी नागरिक अधिकार नहीं मिले। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और ये देखिए हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो अलग से दिया हुआ है ये पढ़ लेते हैं। नए शासक जो है 3000 वर्ष पहले। महाजनपद कब बना? तो 3000 वर्ष पहले। और सिकंदर का आक्रमण दीन निकाय के लेखन से पहले। ठीक है। और गढ़ और संघों के राज्यों का अंत कब हुआ? 1500 साल पहले। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये सब भी आप लोग लिख सकते हैं। तो इसके बाद में अगले वीडियो मिलते हैं।